हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल वाटर। ठीक है, आज हम सॉइल वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉइल वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जिस बच्चे ने कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिया हो, चाहे वो बीएससी के अंदर थ्योरी पढ़ रहा हो, तो उसके अंदर ये सॉइल वाटर जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, और आपको पता होगा एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के कुछ टॉपिक ऐसे जो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस दोनों के अंदर आते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट टॉपिक है वो भी कॉमन है। ठीक है, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, सॉइल वाटर टॉपिक हो गया। तो ये कुछ टॉपिक होते हैं जो कॉमन होते हैं। ठीक है, तो अपने सॉइल वाटर को स्टार्ट करते हैं। और मेरे को आज दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है क्योंकि इतनी देर कैमरा अपने आप बंद हो गया था। तो अपने स्टार्ट करते हैं। तो कल जो सॉइल वाटर टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले अपने कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कल वाले। तो जैसे मान लो आपके सामने लिखा हो V इक्वल टू Q। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर और फ्लो रेट प्रोपोर्शनल टू R की फोर्थ पावर। यदि ये आपके सामने ऑप्शन आए तो आप बता सकते हो आसानी से कि कौन सा जो ला है उसके अंडर ये आता है। तो जो पहला है वो किसके अंदर आता है, एक मिनट में एक भर लेता हूँ, आप इतने देखिए। जो पहला जो लो लिखा है मैंने, वो कौन सा लो है या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पहला, तो वो कर रहा है आपका डार्सी लॉ को। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू Q किसको रिप्रेजेंट करता है, डार्सी लॉ को। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टोक्स लॉ को। ठीक है, और फ्लो रेट प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है उसको पाउसेली लॉ को। ठीक है, ये किसको, स्टोक्स लॉ को, और ये डार्सी लॉ को। इस प्रकार से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं और आपको ये बताना होता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। कल भी मैंने बताया था कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस टाइप से आपको क्या है, दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन देके और फोर्थ ऑप्शन क्या दे देंगे, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव दे देंगे। ठीक है, तो आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सा सही है। और कल मैंने आपको ये स्टोक्स लॉ कराया था, उसका ये फॉर्मूला है। ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ये हो गया सेकेंड ऑप्शन, ये हो गया थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन दे देंगे नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए कल मैंने स्टोक्स लॉ कराया था, उसके अंदर ये फॉर्मूला था, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अपने देखें तो अपने को यहाँ से फॉर्मूला सही लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ आके गलत हो गया। तो ये तो फॉर्मूला नहीं हो सकता। यहाँ स्टार्टिंग में दे रखा है, गलत हो गया, 9/2 हो गया, तो ये होता नहीं। यहाँ देखिए 2/9 ये भी सही है, R स्क्वायर जी ये भी सही है, PS माइनस PW ये भी सही है, नीटा भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला ये होता है। इस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यदि मेरे प्लेटफॉर्म पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, और यहाँ पर आपको ओरिजिनल कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में वीडियो शूट कर लेते हैं सीधा पढ़ाकर, लेकिन यहाँ आपको मैं सीधा ब्लैक बोर्ड पर लिखाकर आपको कंटेंट दे रहा हूँ। और साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। तो अपने सॉइल वाटर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सॉइल वाटर की बात करूँ मैं, ठीक है, सॉइल वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर साल एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। यदि वाटर का फॉर्मूले की बात करूँ तो ये होता है H2O। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की दूरी होती है ये कितनी होती है, ये होती है 0.97 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 0.97 एंगस्ट्रॉम। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको।
ठीक है। और दो हाइड्रोजन बॉन्ड जो मॉलिक्यूल होते हैं, या सॉरी दो हाइड्रोजन के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, वो होता है 104.5 डिग्री, या एक कई बार 105 डिग्री सेल्सियस भी, सॉरी डिग्री दिया होता है कोण, ठीक है। 104.5 या 105 डिग्री इसका कोण होता है दो हाइड्रोजन के बीच का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम के हाई लेवल के जो एग्जाम होते हैं इनमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका डायमीटर कितना होता है, तो उसका होता है 2.64 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 2.64 एंगस्ट्रॉम होता है पूरे वाटर मॉलिक्यूल का डायमीटर, ठीक है। कुछ बच्चों की एक क्वेरी आ रही थी कि सर हिंदी में पढ़ाया कीजिए, या हमें थोड़ा समझ कम आ रहा है हिंदी इंग्लिश के अंदर। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अपने ब्लैक बोर्ड पर इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन जो अपनी कंजर्वेशन है उसको अपने क्या है, हिंदी है, ठीक है। मैं आपको हिंदी में ही बता रहा हूँ, लिख बस इंग्लिश में रहा हूँ, ठीक है। और यदि आप एमएससी करना चाहते हैं तो आपको सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए आप अभी से प्रिपरेशन तैयार कर दीजिए अपनी इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अपने बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश की, ज़्यादा हाईफाई भी इंग्लिश नहीं है कि पूरे इंग्लिश के अंदर बोलते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टर्म्स इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बाकी आपको जो समझा रहा हूँ वो तो हिंदी में भी साथ साथ समझा रहा हूँ, उसका नाम भी बता रहा हूँ कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए यार। यदि अपने वाटर प्रॉपर्टी की बात करें, वाटर प्रॉपर्टीज, तो कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज है इसकी। तो पहली प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। कौन सी आती है, डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जिस दिन मैंने डेंसिटी टॉपिक कराया था उस टाइम मैंने बताया था कि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मिलीग्राम पर मीटर क्यूब और एलबी पर फीट क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होएगी, रेड्यूज होएगी। क्या होएगी, रेड्यूज होएगी। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी तो क्या होगी, रेड्यूज, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। जो ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है वो कितने डिग्री पे होती है, वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। सेकेंड वाटर प्रॉपर्टी की बात करूँ तो वो होता है वेपर प्रेशर। क्या होता है, वेपर प्रेशर, ठीक है। वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना होता है, आइस, ठीक है। एक तो लिक्विड फॉर्म या कई बार सीधा आइस पूछ लेते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 0 ATM, ठीक है। और बॉइलिंग वाटर जो होता है, बॉइलिंग वाटर होता है उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, उसका होता है 1 ATM, ठीक है। वेपर प्रेशर है, इसको मेजर किससे किया जाता है, तो वेपर प्रेशर को मेजर किया जाता है मैनोमीटर से। किससे मेजर करते हैं, अपने मैनोमीटर से मेजर करते हैं। आइस का वेपर प्रेशर कितना होता है, 0 ATM, या लिक्विड फॉर्म भी दिया हो तो भी इसका 0 ATM होता है। बॉइलिंग वाटर होता है इसका 1 ATM इस वेपर प्रेशर होता है। इसको मेजर किससे करते हैं, मैनोमीटर से करते हैं। अब देखिए जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होएगा, बढ़ेगा। देखिए यहाँ टेम्परेचर कम है तो वेपर प्रेशर कम है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 2 होगी इसकी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वाटर की थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी आती है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसकी विस्कोसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, विस्कोसिटी। वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो कितनी होती है, तो वो याद रखना 0.0089 पॉइज, ये याद रखना, इसकी यूनिट पॉइज होती है। विस्कोसिटी कितनी होती है वाटर की, 0.0089। और विस्कोसिटी को हिंदी में मैंने कल बताया था, या तो दलदल बोल देते हैं या गीलापन, ठीक है। मॉइस्ट जो होती है, चिपचिपापन होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो वाटर की विस्कोसिटी कितनी होती है, 0.0089। अब देखिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो विस्कोसिटी जो होती है वो रेड्यूज हो जाती है।
टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है। वाटर की विस्कोसिटी होती है कितनी है 0.0089 पोइज। फोर्थ इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन, और हिंदी में सब्लिमेशन को क्या बोलते हैं उधरोपातन। क्या बोलते हैं उधरोपातन बोलते हैं। जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है ये होता क्या है, एक चीज़ सुनिए, कोई चीज़ जब ठोस से सीधे क्या हो गैसियस फॉर्म में बदल जाए, लिक्विड में ना बदले, तो उसको बोल देते हैं अपने सब्लिमेशन। ठीक है, कोई पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधा ही गैसियस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है हीट ऑफ सब्लिमेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्रोसेस ऑफ, लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कंजर्वेशन, डायरेक्ट कन्वर्ट इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्ट इन सॉलिड फॉर्म इनटू गैसियस फॉर्म। ठीक है, इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। मतलब कोई जैसे ठोस मटेरियल था वो सीधा क्या हो गया द्रव में न बदल के लिक्विड में न चेंज होके वो सीधा ही गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया, तो उसको ठोस से गैसियस फॉर्म में चेंज होने के लिए उसको कितनी हीट की आवश्यकता पड़ी, उसी को बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। और वाटर की हीट ऑफ सब्लिमेशन कितनी होती है 680 कैलोरी पर ग्राम होती है। यानी वाटर के 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम वाटर को यदि आपने सीधा गैसियस फॉर्म में बदलना है तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी 680 कैलोरी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी होगी इसकी। ठीक है, अब 5वीं जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो आती है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात करूं तो वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो कितना होता है 72.79 पर सेंटीमीटर। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरफेस टेंशन कितना होता है, डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वेपर प्रेशर कितना होता है, विस्कोसिटी कितनी होती है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना आप। 6th आती है लास्ट इसकी प्रॉपर्टी, वो होती है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो कितना होता है 78, और कई बार एग्जाम के अंदर 81 भी ऑप्शन आता है, तो ये आप देख लेना, या तो 78 लिखा होगा या 81 लिखा होगा। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है नॉन कंडक्टर होता है, इसीलिए इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नॉन कंडक्टर का मतलब हो गया कुचालक। ठीक है, विद्युत का क्या होता है कुचालक होता है पानी। ये तो होगी वाटर की प्रॉपर्टीज़। इसके बाद में कुछ 2 छोटी छोटी टर्म है, इसके बाद अपने वाटर का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले उन 2 टर्म्स को समझ लेते हैं। एक तो आती है सैचुरेटेड कंडीशन, आप शब्द देखोगे आगे, एक तो होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड होता है जब माइक्रो, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो पोर दोनों ही किससे भरे हो वाटर से। ठीक है, जब माइक्रो एंड मैक्रो पोर दोनों ही किससे फिल हो वाटर से फिल हो तो उसको बोल देते हैं अपने सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, जब मैक्रो और माइक्रो दोनों ही किससे हो वाटर से फिल हो, लेकिन जब माइक्रो तो किससे हो वाटर से, ठीक है, और जब जो मैक्रो होता है वो किससे फिल हो एयर से, तो उसको बोल देते हैं अनसैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, जो माइक्रोपोर होता है उसका साइज कितना होता है लेस देन 0.06 mm, और मैक्रो का कितना होता है मोर देन 0.06 mm। ठीक है, ये 2 टर्म थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसके बाद में अपने क्लासिफिकेशन की बात करते हैं वाटर का, जहाँ से एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका 2 टाइप का क्लासिफिकेशन, पहले अपने चार्ट से समझेंगे फिर इसको डायग्राम से समझेंगे। पहला आता है इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन।
और दूसरा आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? कैपिलरी वाटर, और तीसरा हो गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। और बायोलॉजिकल में भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा? सुपर प्लस वाटर, अवेलेबल वाटर, ठीक है, अवेलेबल वाटर, और तीसरा हो गया अनअवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल वाटर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट है? ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ठीक है। और बायोलॉजिकल में भी 3 पार्ट है, सुपर प्लस वाटर, अवेलेबल वाटर और अनअवेलेबल वाटर। इसके बाद में अपने इसका डायग्राम से इसको अच्छी तरह समझेंगे। 1 मिनट में कैमरा देख लेता हूँ चल रहा है क्या, वरना दोबारा चल रहा है। अब इसको डायग्राम से अपने अच्छी तरह समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशनल कौन सा होता है, कैपिलरी कौन सा होता है। अब जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, उसको अच्छे से नोट भी कर लेना। अब देखिए, एक तो होता है सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है, क्या होता है? एक सेचुरेशन पॉइंट। इसके बाद में आता है फील्ड कैपेसिटी, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। एक आता है PWP और एक आता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, ठीक है। सेचुरेशन, फील्ड कैपेसिटी, PWP और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। PWP को यहाँ लिख देता हूँ, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। PWP का पूरा नाम क्या होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। सेचुरेशन जो पॉइंट होता है वो कितने बार पे आता है? 0 बार पे। और डायरेक्ट ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है सेचुरेशन के पॉइंट कितने बार पे आता है, फील्ड कैपेसिटी कितने बार पे आती है, PWP कितने बार पे आता है और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट कितने बार पे आता है। तो बार वैल्यू याद रखना। बार वैल्यू 0 के बाद सारी माइनस के अंदर दी हुई होगी, यहाँ पे एक वो 0 याद रखना सेचुरेशन पॉइंट का होता है, प्लस के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। फील्ड कैपेसिटी होती है वो होती है -0.12 -0.33 बार। PWP आता है -15 बार और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट आता है -31 बार पे, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? मान लो अपनों ने आज पानी लगाया, अब इसके 2 या 3 दिन के बाद की जो अवस्था होती है ना, उसी को फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब पानी क्या है, अभी जस्ट अपने पानी लगाते हैं तो पानी इधर उधर बहता रहता है, लेकिन जब पानी बहना बंद हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं फील्ड कैपेसिटी। मतलब जहाँ पर जो पानी का मूवमेंट है वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। अब मैं क्लासिफिकेशन को बताने जा रहा हूँ। सेचुरेशन पॉइंट से लेके फील्ड कैपेसिटी के जो बीच का जल होता है, इसको बोल देते हैं अपने ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। सेचुरेशन पॉइंट से लेके फील्ड कैपेसिटी के बीच का जो जल होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। और ये कितने बार पे आता है? ये आता है 0 से लेके -0.33 बार। ये सीधा एग्जाम में पूछ रहे थे ग्रेविटेशनल वाटर कितने बार पे आता है, तो 0 to -0.33 बार पे। फील्ड कैपेसिटी से लेके हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बीच का जो जल होता है उसको बोल देते हैं अपने कैपिलरी वाटर। क्या बोल देते हैं? कैपिलरी वाटर। और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बाद का जो जल होता है उसको बोल देते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। क्या बोल देते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब यहाँ पर बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, उसको सीधा नहीं देता है कि मोर देन 31 बार के बाद जो जल होता है उसको क्या बोल देते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ऐसा नहीं देता वो, ठीक है, मोर देन 31 बार।
वो 1 से दे देते हैं, -31 बार, ठीक है, और एक -31 बार। अब बच्चा बोलता है कि हमने तो पढ़ा था -31 बार से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन का ये होता है, ये लेस देन का होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि माइनस में जैसे जैसे वैल्यू आगे जाती है तो वो छोटी होती जाती है, और जैसे जो 1 2 3 है ये तो क्या है, बड़ी वैल्यू है, -31 बार क्या छोटी वैल्यू है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब मोर देन का माइनस के अंदर निशान आता है तो वो लेस देन का बन जाता है, लेस देन वाला मोर देन। तो यदि मैं बोलूँ मोर देन -31 बार तो उसका जो साइन होगा वो ये होगा, और एग्जाम में ऐसा यदि साइन दिखाई दे तो वो किसका होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का होता है। तो इसको अच्छे से समझ लेना, मोर देन -31 बार, ठीक है। ये तो हो गया अपना फिजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट। इसके बाद में बात करूँ बायोलॉजिकल वाटर की, तो सैचुरेशन पॉइंट से लेके फील्ड कैपेसिटी के बीच का जो जल होता है उसको बोल देते हैं सुपर प्लस वाटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, सुपर प्लस वाटर कितने बार पे आता है, 0 से लेके -0.33 बार पे। अब देखिए फील्ड कैपेसिटी से लेके PWP, फील्ड कैपेसिटी से लेके PWP के बीच का जो पानी होता है उसको क्या बोल देते हैं अपने, अवेलेबल वाटर। क्या बोल देते हैं, अवेलेबल वाटर। और ये कितने बार पे आता है, ये आता है -0.33 से -15 बार पर। और PWP से लेके हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बीच का जो जल होता है इसको बोल देते हैं अपने अनअवेलेबल वाटर। क्या बोल देते हैं, अनअवेलेबल वाटर बोल देते हैं। और ये कितने बार पे आता है, -15 बार टू -31 बार के बीच, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और ये हो गया आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, सैचुरेशन पॉइंट कितने बार पे आता है, फील्ड कैपेसिटी कितने बार पे आती है, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट कितने बार पे आता है, जो कैपिलरी वाटर होता है वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है, कितने बार पे प्रेजेंट होता है, ये भी लिख लीजिए यहाँ पे, -0.33 टू -31 बार, ठीक है। जो अनअवेलेबल वाटर होता है वो कितने बार पे होता है, अवेलेबल वाटर कितने बार पे होता है। तो ये था वाटर का क्लासिफिकेशन। अब अपने एक एक की बात कर लेते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी, PWP और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट का एक एक दो पॉइंट कर लेते हैं कि इनके अंदर से क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए, पहले मैं बात करूँ सैचुरेशन की, ठीक है। सैचुरेशन की बात करें सर तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं अपने कि मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी कहाँ पर होती है, ये मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये होती है सैचुरेशन पॉइंट पे। सेकंड इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि ये कितने बार पे प्रेजेंट होता है, तो 0 बार पे। एक और आती है पीएफ वैल्यू। कल मैं हालांकि कल की जो क्लास है उसके अंदर स्टार्टिंग में आपको एक इंडेक्स बनाऊंगा जिसमें बार और पीएफ वैल्यू को एक बढ़िया स्टैंडर्ड से लिखेंगे अपने, ठीक है। ओवन ड्राई सोइल, एयर ड्राई सोइल की कितनी पीएफ वैल्यू होती है, कितने बार पे आता है, तो कल सर ने बनाएंगे। पर आपको और पीएफ वैल्यू किसने दिया था, क्या जो डेफिनेशन होती है, इसका स्केल कितना होता है, तो वो कल करेंगे। लेकिन एक बार आप इसकी वैल्यू लिख लीजिए। सैचुरेशन पॉइंट की जो पीएफ वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है, 0। पीएफ की वैल्यू कितनी होती है, 0। हालांकि कल इसको अपने बना तो भी देंगे पर क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और आपको कन्फ्यूजन भी होएगी। ये आती है 0 पीएफ पे। सेकंड पॉइंट आता है इसका फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी के बारे में अपने क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। फील्ड कैपेसिटी पे क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर। यहाँ पर जो फील्ड कैपेसिटी है इस पर सबसे ज़्यादा प्लांट पानी लेता है, ठीक है, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होता है, ग्रेविटी के द्वारा सारा पानी नीचे चला जाता है, ठीक है, तो उसको तो प्लांट अवेलेबल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो फील्ड कैपेसिटी पे जो पानी होता है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है प्लांट के लिए। तो ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम लिमिट या अधिकतम लिमिट कौन सी होती है पानी की, तो वो होती है फील्ड कैपेसिटी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर।
ठीक है। इसकी बार वैल्यू बताएं तो कितनी होती है, इसकी बार वैल्यू होती है -0.1 टू -0.33 बार, और जो -0.1 है ये होती है सैंड सॉइल की, और -0.33 है ये होती है क्ले सॉइल की, ठीक है। पीएफ वैल्यू की बात करूँ तो इसकी पीएफ वैल्यू कितनी होती है, इसकी पीएफ वैल्यू होती है सर 2.5। फील्ड कैपेसिटी की पीएफ वैल्यू कितनी होती है 2.5। इसके बाद में थर्ड पॉइंट अपना पीडब्ल्यूपी के बारे में देख लेते हैं। पीडब्ल्यूपी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। पीडब्ल्यूपी के बारे में आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर सबसे कम, ठीक है, सबसे कम पानी अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, मिनिमम लिमिट ऑफ, मिनिमम, ये मिनिमम है भाई, ठीक है, मिनिमम लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर, मिनिमम लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर कहाँ पे होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। इसकी जो बार वैल्यू होती है वो कितनी होती है -50 बार, ठीक है, -15 बार, और पीएफ वैल्यू कितनी होती है इसकी 4.18 या 4.20 भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। पीडब्ल्यूपी पे मैक्सिमम मिनिमम लिमिट होती है किसकी, अवेलेबल वाटर की। एक चीज़ और ध्यान रख लेना, एक होता है यूडब्ल्यूपी अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, ये कितने पे आता है, ये आता है -60 बार पे। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं यूडब्ल्यूपी कितने बार पे आता है, तो -16 बार पे आता है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। चौथा है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, यहाँ जो होता है वाटर वेपर फॉर्म में होता है, क्योंकि 31 बार के बाद जो है पानी जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाए तो प्लांट के लिए तो अवेलेबल होता नहीं है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं कि वाटर प्रेजेंट इन वेपर फॉर्म, ठीक है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वेपर फॉर्म में। कितनी बार पे प्रेजेंट होता है ये हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, ये होता है -31 बार पे। पीएफ वैल्यू इसकी क्या होती है, पीएफ वैल्यू होती है इसकी 4.5, ठीक है। ये था अपना वाटर का क्लासिफिकेशन। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और है जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो वो क्या है, सोइल प्रोफाइल है, उसके बेस पे उसको बांटा हुआ है 3 पार्ट में। एक सेकेंड, शायद वीडियो हिल गई है, चेक कर लेता हूँ मैं। सही है। अब देखिए सोइल प्रोफाइल के बेस पे 3 पार्ट में बांटा हुआ है, इसको डायग्राम से समझिए। ये तो आ गया वाटर टेबल, ये तो है रूट जोन, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, रूट जोन। फिर आप बोल सकते हैं आप इसको वाडास जोन, ठीक है। थर्ड है इसका कैपिलरी फ्रिंज, ठीक है, कैपिलरी फ्रिंज। ये तो वाटर टेबल है। अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज किस पे डिपेंड करता है, वाडास जोन पे। क्या, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज डिपेंड ऑन वाडास जोन, किस पे डिपेंड करता है, वाडास जोन पे डिपेंड करता है। कैपिलरी फ्रिंज होती है, ये होती है सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है, और जो वाडास जोन है ये होती है अनसैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। वाडास जोन अनसैचुरेटेड कंडीशन होगी और कैपिलरी फ्रिंज सैचुरेटेड कंडीशन होगी। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, रूट जोन तो क्या होगा, सबसे टॉप मोस्ट जोन हो गया सोइल प्रोफाइल का। वाडास जोन क्या है, बिलो रूट जोन एंड अबव कैपिलरी फ्रिंज, उसको क्या बोल देंगे, वाडास जोन। और अबव द वाटर टेबल उसको क्या बोल देंगे अपने, कैपिलरी फ्रिंज। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और
यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको सोशल साइंस कंप्लीट मिलेगी, हर एक क्लास मिलेगी, हर एक टॉपिक आपको क्लास के अंदर कवर कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।